हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 आकाशदीप का वाचन। हमने BHDC 134 बुक जो है शुरू कर रखी है और उसमें हम इकाई 7 पर आ चुके हैं। इकाई 6 तक की आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इकाई 6 तक की वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी हैं चैनल पर। अब हम इकाई 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है आकाशदीप का वाचन। तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आकाशदीप जो है रचना है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक बार इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का परिचय प्राप्त करेंगे, कथासार देखेंगे और स्तंभ सहित व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं प्रस्तावना से। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी दो प्रमुख पात्रों चंपा और बुधगुप्त से संबंधित है। तो इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, एक चंपा है और एक बुधगुप्त है। नायिका प्रधान इस कहानी में समुद्री जीवन के परिवेश को ऐतिहासिक स्तंभों में चित्रित किया गया है। तो नायिका प्रधान कहानी है तो इसका मतलब चंपा पर आधारित है। यह कहानी संवादों के माध्यम से विकसित होती है और अन्य चरित्रों एवं घटनाओं की जानकारी हमें संवादों और लेखक द्वारा दिए गए विवरणों से प्राप्त होती है। आकाशदीप कहानी में 7 भाग हैं जिनमें पूरी कथा समाहित है। संवादों के माध्यम से प्रसाद जी कहानी में पाठक को घटनाक्रम से परिचित कराते चलते हैं। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कहानी का वाचन आरंभ करेंगे। तो हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद का परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 30 जनवरी 1889 में गोवर्धन सराय बनारस में हुआ और उनकी मृत्यु जो है अक्षय रोग से 14 जनवरी 1937 को बनारस में ही हुई। उनके दादा का जो नाम था वो उनके दादा का सुरती का व्यवसाय था उनके दादा का सुरती का व्यवसाय था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। किशोर अवस्था में इनके पिता और फिर माता और बड़े भाई का देहांत हो गया था। तब उनके ऊपर परिवार का दायित्व आ गया। उसका निर्वाह करते हुए उन्होंने नियमित रूप से जीवन भर साहित्य सृजन किया। प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। उनका महाकाव्य कात्यायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना माना जाता है। नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने नाटकों में प्राचीन भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जीवंत कर दिया था। तितली और कंकाल उनके प्रसिद्ध उपन्यास एवं इरावती उपन्यास को वे पूरा नहीं लिख सके। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज बनारस में हुई। उनकी स्कूली शिक्षा मात्र 8वीं तक हुई। बाद में उनका अध्ययन घर पर ही हुआ। उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी का गंभीर अध्ययन किया। उनकी पहली कहानी ग्राम 1912 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। उस समय हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की कहानियों में ही धूम थी। साहित्य की दुनिया में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बोलबाला था, जो साहित्य से समाज सुधार की अपेक्षा रखते थे। प्रसाद जी ने अपने आप को इन सब प्रभावों से बचाए रखा तथा स्वच्छंदतावादी प्रेम की कहानियाँ लिखी। तो ये था प्रसाद जी का जीवन परिचय। आकाशदीप कहानी का वाचन हम नहीं देखेंगे, इतना समय हमारे पास नहीं है। काफ़ी कम समय हमारे पास बचा हुआ है और ये बुक हमें कंप्लीट करनी है, तो हम आकाशदीप का वाचन नहीं देखेंगे। हम आकाशदीप के कहानी का जो है सार से यहाँ पर अपना सार का से काम चलाएंगे। सार पढ़ लेंगे एक बार कहानी का, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगी कहानी में हुआ क्या था। हम सार जो है निकाल लेते हैं। आकाशदीप कहानी का सार काफ़ी लंबी कहानी है। ये रहा कथासार। कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, चंपा और बुधगुप्त। दोनों समुद्र में एक जहाज पर बंदी बनाए हुए हैं। दोनों के हाथ पांव बंधे हुए हैं और फिर भी वे प्रयासपूर्वक अपने बंधन खोलकर मुक्त हो जाते हैं। फिर नाव के नायक से बुधगुप्त का द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें बुधगुप्त विजयी होता है। अब नाव पर बुधगुप्त का अधिकार हो जाता है। नाव धीरे धीरे एक द्वीप के पास पहुंचती है। द्वीप का कोई नाम न होने के कारण वे उसका नामकरण जो है चंपा द्वीप करते हैं। साथ साथ रहने के कारण और परस्पर सहयोग से युक्त होने के कारण उनके बीच स्नेह भाव जागृत होने लगता है। दोनों अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हैं। तब पता चलता है कि बुधगुप्त जलदस्यु है। जलदस्यु होता है समुद्री लुटेरा। अपने पुराने अनुभव साझा करते हैं और तब जब पता चला बुधगुप्त जलदस्यु है। चंपा के पिता मणिभद्र के पोत में प्रहरी थे। इस पोत पर बुधगुप्त आक्रमण करता है। इस आक्रमण में चंपा के पिता मारे जाते हैं। जब यह बात चंपा को पता चलती है तो उसके मन में बदला लेने की भावना जागृत होती है। इस बीच दोनों के हृदय में प्रेम भाव पल्लवित होने लगता है। चंपा अचानक
चंपा मानसिक अंतर्द्वंद्व में अपना हथियार फेंक देती है, परंतु बुधगुप्त से विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रेम और प्रतिशोध के द्वंद्व के चलते वह एकाकी जीवन का वर्णन करती है और इस द्वीप में रहकर जीवन भर आकाशदीप जलाती रहती है ताकि नाविक को रास्ता मिलता रहे। बुधगुप्त निराश होकर द्वीप छोड़ देता है और भारत भूमि में चला जाता है। एकदम सहित व्याख्या दी गई है यहाँ पर। उदाहरण एक देखिए, पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आगमन से मेरे पिता ने शिशुओं को मारकर जल समाधि ली थी। तो उदाहरण एक दिया गया है पूरा, इसकी स्तंभ सहित व्याख्या हमें करनी है। पहले देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। इस कहानी में चंपा और बुधगुप्त प्रमुख पात्र हैं। एक संकटपूर्ण स्थिति में दोनों पात्र अपरिचित होने के बावजूद साथ साथ संघर्ष करते हैं। दोनों बंदी होते हैं, फिर दोनों प्रयासपूर्वक मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। परिचय के हिस्से में सबसे पहला चंपा अपना परिचय देती है। परिचय की इस प्रक्रिया में दोनों पात्रों के अतीत की जानकारी पाठक को प्राप्त होती है। तो इस उदाहरण में जो है सबसे पहले चंपा का परिचय से जो है शुरू हो रहा है। ये इन दोनों पात्रों को मणिभद्र बंदी बनाता है। मुक्त होने के बाद चंपा बताती है कि उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे और इसी जहाज पर रहते थे। उसकी माँ का देहावसान हो गया था, इसलिए वह नावों पर ही पिता के साथ रहती थी और यह कोई छोटा समय नहीं था। 8 वर्ष तक यह समुद्र ही उसका घर रहा। वह धरती पर नहीं जा पाती थी। चंपा अपने जीवन में घटित दुग्ध घटना तथा उससे हुए परिवर्तन का स्तंभ देते हुए कहती है कि जिस समय बुधगुप्त ने मणिभद्र की इस नाव पर आक्रमण किया था, उस समय उसके पिता प्रहरी के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने इन जलदस्युओं का विरोध किया और 7 दस्युओं को मार गिराया। इस संघर्ष में उनकी जान चली गई और उन्हें इसी जल में समाधि ले ली। इस घटना को अभी 1 माह ही हुआ है। इस 1 महीने में चंपा इस नीले आसमान के नीचे और इस नीले समुद्र के ऊपर एक भयंकर अनंतता में असहाय होकर रहती है। कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गई और अनाथ के रूप में इस नाव में रह रही है। एक दिन नाव के मालिक मणिभद्र ने चंपा के सामने एक घृणित प्रस्ताव रखा जो उसे अपमानजनक लगा। वह मणिभद्र से शारीरिक युद्ध तो नहीं कर सकती थी, इसलिए चंपा ने उसे गालियां देकर अपने क्रोध का इजहार किया। बस उसी दिन से मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया और बंदी रूप में ही बाद में वह बुधगुप्त से मिली। यह कहते कहते चंपा को अपना अपमान याद आया और वह गुस्से की आग में जलने लगी। तो ये था उदाहरण 1 जिसकी हमने अभी व्याख्या की है। उदाहरण 2 गया है, चंपा मैं स्वर्ग नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता। आप इसे पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सरल सहज भाषा है, तो इसकी व्याख्या करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये हम सारांश पर आ चुके हैं। इस तरह ये इकाई 7 जो है आकाशदीप का वाचन वह पूरी हो चुकी है। अब हम इकाई 8 भी इसी वीडियो में पूरी करेंगे। इकाई 8 है आकाशदीप की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। तो हम सबसे पहले देखेंगे कथानक एवं अंतर्वस्तु, उसके बाद चित्रण देखेंगे, कहानी का परिवेश और संरचना शिल्प हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कथानक एवं अंतर्वस्तु से देख लेते हैं। आकाशदीप कहानी को प्रसाद जी ने बहुत कलात्मकता से गूंथा है। इस छोटी सी कथा को प्रसाद ने 7 भागों में बांटकर लिखा। कहानी का प्रारंभ बहुत नाटकीय ढंग से होता है। कहानी का पहला संवाद चंपा बोलती है, बंदी। दूसरा बोलता है, क्या है, सोने दो। यह 2 नितांत अपरिचित एक दूसरे से अनजान व्यक्तियों का संवाद है जो अज्ञात कारणों से एक ही परिस्थिति में पड़े हुए हैं, अर्थात बंदी हैं। बंदियों की एकमात्र कामना होती है कि बंधन मुक्त हो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी दूसरा बंदी कहता है, सोने दो। इसके बावजूद पहला बंदी निराश नहीं होता। संवाद आगे चलता है। इसी से कहानी भी आगे चलने लगती है। इस संवाद से पता चलता है कि पहला बंदी दुस्साहसी और दूसरा बंदी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उसे मुक्त होने के लिए कोई याचना नहीं करनी, किसी का उपकार भी नहीं लेना, इसलिए वह आत्मविश्वास से बोलता है। यह भी पता चलता है कि बंदी समझदार है, अनुभवी है। वह जानता है कि जो मुझे मुक्त करने की सलाह दे रहा है वह भी मेरी ही परिस्थिति में पड़ा हुआ है। तो अगले प्रस्ताव की प्रतीक्षा करता है, इसलिए फिर वह ऐसा ही निश्चिंत वाक्य बोलता है, बड़ी शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करे। धीरे धीरे दोनों संवाद और सहमति की स्थिति में आते हैं और दोनों के साथ साथ पाठक को भी पता चलता है कि नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। आंधी आने की संभावना है। पहला बंदी कहता है कि आज मेरे बंधन स्थिल हैं। फिर संवाद में एक वाक्य, शस्त्र मिलेगा, कहाँ जाता है। और इस तरह आगे की रूपरेखा तैयार हो जाती है। यह नाव पोत से जुड़ी हुई है, उसे एक रस्सी से जोड़कर रखा गया है। अब पोत से जुड़ी हुई रस्सी को काटना है। रहस्य और रोमांच का वातावरण है। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे और एक ने दूसरे के बंधन खोल दिए। अब दोनों मुक्त थे। हर्ष चित्रेक में दोनों गले लग गए। इतने में दूसरे बंदी को और पाठक को पहली बार पता चलता है कि पहला बंदी स्त्री है। यहाँ पहला बंदी कहता है, क्या स्त्री होना कोई पाप है। फिर पहला बंदी अर्थात चंपा नायका कृपाण ले आती है। इतने में आंधी आ जाती है। आंधी की इस भागदौड़ में दूसरा बंदी कुशलता से पोत से जुड़ी हुई रस्सी को काट देता है
अब पोत से नाव अलग हो जाती है, अर्थात उन्हें बंदी बनाने वाले लोग पोत में रह जाते हैं। नाव में ही 10-12 लोग रह गए हैं। कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। कहानी के खंड 2 का आरंभ सूर्योदय से होता है। अब नायकों को पता चलता है कि पोत का कहीं पता नहीं और बंदी मुक्त है। यहाँ पहली बार दूसरे बंदी का नाम पता चलता है, बुधगुप्त। नाव का नायक उसे पुनः बंदी बनाना चाहता है, फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। तो ये कथानक है कहानी का, इस तरह ये कहानी चलती है। ये हमने कथानक देखा, खंड 6, अंतिम खंड 7। यहाँ पर अब चरित्र चित्रण हम देख लेते हैं। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं तथा कुछ सहयोगी पात्र हैं। सहयोगी पात्र प्रमुख पात्रों के बीच उनके चरित्र को स्पष्ट करने में सहायक की भूमिका में आते हैं। प्रमुख पात्रों का परिचय प्राप्त करने से पहले इन गौण पात्रों जो सहयोगी रूप में कहानी में उपस्थित रहते हैं उनसे परिचित होना उपयोगी रहेगा। सहयोगी पात्र काशद्वीप में 2 तरह के सहयोगी पात्र हैं। कुछ पात्र ऐसे जो कहानी में कभी उपस्थित नहीं होते, उसके बारे में केवल चर्चा होती है। प्रमुख पात्रों का परिचय देते हैं। ये कथा की दृष्टि से अनुपस्थित पात्र होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पात्र भी सहयोगी के रूप में आते हैं जो कहानी में विभिन्न अवसरों पर उपस्थित होते हैं। तो हम ये नहीं देखेंगे। अनुपस्थित सहयोगी पात्र चंपा के पिता, ये हम नहीं देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधे चलते हैं उपस्थित सहयोगी पात्र पर। उपस्थित सहयोगी पात्र में हम देखेंगे, ये रहा उपस्थित सहयोगी पात्र। नाव में सवार 10-12 नाविक और उनका नायक सहयोगी पात्र है। नाविक तो सिर्फ उपस्थित होते हैं, उन्हें कहानी में कोई भूमिका नहीं होती। उनका नायक अलबत्ता सक्रिय पात्र है। उसने जब सुबह सुबह देखा कि जिस पोत से नाव बंधी हुई थी वह पोत कहीं दिखाई नहीं दे रहा और दोनों बंदी स्वतंत्र हैं, तब वह बुधगुप्त से पूछता है कि तुम कैसे मुक्त हुए, मैं तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। नायक मणिभद्र का नौकर है, तो वह अपने मालिक के हित की दृष्टि से सोचता है। पोत की रस्सी काट देने के कारण पोत अवश्य ही डूब गया होगा, उसी में मणिभद्र भी नहीं बचा होगा। बुधगुप्त घोषित करता है कि वह इस नाव का मालिक है। पुनः बंदी बनाने के इस प्रयास के बीच बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। इस युद्ध को चंपा देख रही होती है। लेखक दोनों के युद्ध का वर्णन करता है। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों में पकड़कर अपने दांत दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नायक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाला, उसे गिरा दिया। दूसरे ही अक्षण प्रभात की किरणों से बुधगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखों में प्राण भिक्षा मांगने लगी। इस युद्ध में हम देखते हैं कि नायक कमजोर नहीं था, वह प्राणपण से लड़ रहा था। जब पराजित हो गया तो उसने समर्पण कर दिया। वरुणदेव की शपथ लेकर वो कहा कि अब कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। जब उसने मणिभद्र के साथ भी कोई विश्वासघात नहीं किया तो बुधगुप्त के साथ भी क्यों करता। अब हम बुधगुप्त का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। बुधगुप्त बलवान है। सबसे पहले उसकी विशेषता है कि वो बलवान है। बुधगुप्त शारीरिक रूप से बलवान है। इसी शक्ति के कारण वह पोत से जुड़ी हुई नाव की रस्सी काट देता है। यह सरल काम नहीं है, चलती हुई नाव में यह कार्य दुष्कर है। इसी तरह बुधगुप्त नाव के नायक से द्वंद्व युद्ध करता है। प्रसाद जी ने उसका वर्णन किया है। इस द्वंद्व युद्ध में वह अपने लाघव से उसे पराजित कर देता है। साहस और आत्मविश्वास है उसमें। बुधगुप्त साहसी और निडर है। उसका आत्मविश्वास उसके प्रत्येक कार्य में दिखाई देता है। कहानी के प्रारंभ में वह बंदी है और फिर भी मुक्त होने की संभावना से उत्साहित नहीं होता। वह इस भाव से बंदी बना हुआ है कि जो भी परिस्थितियां आएंगी उनसे वह निपट लेगा। चंपाग्रामिक संवादों में हमें उसका यह रूप देख सकते हैं। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो बुधगुप्त जो है निडर और साहसी है। जलदस्यु से महानाविक बन गया वो। कहानी के प्रारंभ में जलदस्यु है, बाद में उसके चरित्र में परिवर्तन होता है। वह दस्यु वृत्ति छोड़ देता है और अब व्यापार करने लगता है। अब जावा, बाली और सुमात्रा का सारा व्यापार बुधगुप्त के नियंत्रण में है। प्रसाद जी हम प्रकारांतर से संकेत करते हैं कि समुद्री व्यापार पर पूर्व जलदस्युओं का आधिपत्य हो जाता है। अब तो स्थिति यह है कि यह महानाविक जिसके नाम से बाली, जार, चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थराता था, बुधगुप्त है। वह स्वयं एक बार कहता है कि महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। प्रेमी रूप में कहानी में बुधगुप्त चंपा से प्रेम करता है। चंपा के हृदय में प्रेम सने सने बुधगुप्त की ईमानदारी और सहृदय से पैदा होता है। आपस में एक दूसरे से परिचय के बाद बुधगुप्त चंपा से पूछता है कि मुक्त होने के बाद वह क्या करेगी। चंपा बोलने लगती है और बुधगुप्त उसे पहली बार निहार रहा है। मैं अपने अदृष्ट को अंतर्दृष्ट ही रहने दूंगी, वहां जहां ले जाए। चंपा की आंखें निसीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपंगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में समर्पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। चंपा के संयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरते थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विषय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। इस कोमलता का जन्म बुधगुप्त के मन में भी जागता है। वह प्रेम भावना का महत्व समझने लगता है। क्रूर तथा धनी लोभी दस्यु हृदय में भी प्रेम कोमलता संचार कर देते हैं। तो यहीं तक जो है आप लिखिएगा, इसे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम चंपा का चरित्र देख लेते हैं। चंपा जो है क्षत्रिय बालिका है। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे।
कहानी में जब चंपा आती है तब उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसे के किसी भाई बहन या नाते रिश्तेदार का जिक्र भी कहानी में नहीं आता। वह युवा है, इकलौती है और अविवाहित है। अपने कर्मों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। वह किसी से कोई भी सहायता नहीं लेना चाहती और सलाह या आदेश की अपेक्षा भी नहीं करती। वह स्वयं ही मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकरा कर और उसे अपमानित कर बंदी बन जाने का निर्णय लेती है। बुद्धगुप्त के परिणय प्रस्ताव को दरनिकार कर इसी द्वीप में एकाकी जीवन बिताने का निर्णय भी वह स्वयं लेती है। कहने का अर्थ यह है कि वह भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर है, साहसी है। चंपा निडर और साहसी पात्र है। उसे बंदी बना लिया जाता है तो वह अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करती, अपितु संघर्ष करती है। जहाँ कहीं सहायक मिलने की संभावना नहीं होती वहाँ सहायक खोजती है। एक अनजान बंदी चर्चा करके उसे संघर्ष के लिए तैयार करती है। ईमानदार और नैतिक है। चंपा कहीं छल नहीं करती, वह नैतिक जीवन जीती है। मणिभद्र ने जब उसके समक्ष अनैतिक प्रस्ताव रखा तो उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यदि उसे अनैतिक जीवन जीना होता तो ऐसी विकट परिस्थिति में वह उसका प्रस्ताव मानने के लिए विवश हो जाती, परंतु उसने यह नहीं किया। इस तरह जब बुद्धगुप्त ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा और बाहर चलने का आग्रह किया तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अन्य जीवन कैसे बिता सकती है जो उसके पिता की हत्या का उत्तरदायी है। यह चंपा की दृष्टि से नैतिक नहीं है। मन में बुद्धगुप्त के लिए घृणा रखते हुए उसे प्रेम का भिन्न वह कैसे कर सकती है, इसलिए वह यह प्रस्ताव ठुकरा देती है। आगे चलते हैं, इतना ही आप लिखिए। प्रेम का आदर्श देख लेते हैं। अपनी दृष्टि में चंपा नैतिक जीवन जीती है। जिसे प्रेम किया उसे धोखा नहीं दिया, प्रतिशोध में उसकी हत्या करने का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु पिता की हत्या का दोषी मानते हुए उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु वह एकाकी जीवन का वर्णन करती है और अपने उसी प्रेमी के लिए जीवन भर आकाशदीप जलाती रहती है। आखिर हृदय ने धोखा दिया। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। यह चंपा की पीड़ा है, यही कहानी को ट्रैजिक बनाती है। यह पीड़ा स्वयं द्वारा स्वयं को दी हुई है। यह चंपा की नैतिक चेतना से आई है। कहानी के अंत में चंपा कहती है, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। एकाकी जीवन जीने का निर्णय वह स्वयं लेते था, सेवा भाव में स्वयं को समर्पित करने प्रण भी। तो ये अपने देखा कहानी का परिवेश, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कहानी में 3 तरह का परिवेश है, भौगोलिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश और ऐतिहासिक परिवेश। सबसे पहले भौगोलिक परिवेश। कहानी के प्रारंभ में 2 पात्र आते हैं, दोनों बंदी और नाव बंदी हैं। नाव में बंदी है। नाव एक बड़े समुद्री पोत से बंधी हुई है। दोनों जिस समय मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसाद जी ने उस समय के समुद्र का वर्णन इन शब्दों में किया है, तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। दोनों बंदी अपने आपको मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। इतने में समुद्र में आंधी का आगमन होता है। आंधी की सूचना है, जहाज में आपत्ति सूचक तुरिया बजने लगे। सारे नाविक की सावधानी व्यक्त हो गए। प्रसाद जी ने वर्णन किया, तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। यह परिवेश कहानी के पात्रों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए उपयुक्त था। तो ये उसका भौगोलिक परिवेश हो गया। प्राकृतिक परिवेश देख लेते हैं। प्रसाद जी इस कहानी में समुद्र की प्रकृति के विविध रंगों का वर्णन करते हैं। जब बुद्धगुप्त विजयी होता है तब उषा का मधुर आलोक फूट पड़ता है। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल दृष्टि मुस्कुराने लगती है और सब सागर भी शांत है। रात्रि का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे हैं। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया है। यहाँ चंपा खुश है और दोनों के बीच स्नेह का अंकुर फूट रहा है। इसी तरह का परिवेश भावनात्मक प्रसाद जी ने चित्रित किया है। बीते 5 वर्षों के जीवन को हसरत से याद करती हुई चंपा कहती है, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। उस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रयास में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। तो ये प्राकृतिक परिवेश हो गया। और ऐतिहासिक परिवेश जो है, आकाशदीप एक प्रेम कहानी है। कहानी का परिवेश समुद्री जीवन है। इस प्राकृतिक परिवेश पर प्रसाद जी ने इस इतिहास का वर्णन डाल दिया है। इतिहास के उस कालखंड की कथा है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित नहीं हुआ था, न ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था। इसी तरह समुद्र पर भी किसी का शासन नहीं था, सिर्फ व्यापारियों और जलदस्युओं के भरोसे समुद्र का व्यापार चलता था। प्रसाद यह बताना नहीं भूलते कि यह कितनी ही शताब्दियों के पहले ही कथा है। उन कालखंड के समाज और परिवेश में यात्रा किए बिना आकाशदीप का मोहक सौंदर्य उद्घाटित नहीं होता। अंदर प्रसाद जी भाषा और वातावरण के माध्यम से शताब्दियों पूर्व के इस कालखंड की यात्रा करते हैं। अब हम आ गया संरचना शिल्प पर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम शिल्प देखेंगे। आकाशदीप कहानी का शिल्प जटिल है। यह कहानी कथा की तरह नहीं चलती। इसका प्रारंभ नाटकीय संवाद से होता है। इन संवादों से पता चलता है कि नाव पर 2 बंदी हैं। दोनों बंदी आपस में संवाद करते हैं और मुक्त होने का प्रयास करते हैं। नाटकीय संवाद की विशेषता है यह होती है कि इसमें एक पात्र बोलता है तब दूसरा पात्र उसका ठीक ठीक जवाब न देकर कोई और बात करता है। इस तरह
संबंध से प्रतीत होने वाली बातचीत से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का आरंभ इस तरह से होता है। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। इस नाटकीय अंदाज में कहानी का प्रारंभ होता है। फिर लेखक कहानी में आता है और आगे के घटनाक्रम का वर्णन करता है। बीच बीच में संवाद आते हैं, लेकिन कहानी लेखक के दखल से आगे बढ़ती है। इसके बाद कहानी में नाटकीय घटनाक्रम घटित होता है। कहानी का नायक नाव के नायकों के नायक से द्वंद्व युद्ध करता है। लेखक इसका वर्णन करता जाता है और बुद्धगुप्त के अधिक बलशाली होने का प्रमाण देता है। तो ये थी उसकी शैली। अब भाषा देख लेते हैं। प्रसाद जी के आलोचकों का मत है कि प्रसाद जी कहानियों की भाषा काव्यात्मक है। वे अपनी कहानियों में देशी शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं, चूँकि आकाशदीप का समय प्राचीन काल है जब भारत में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, इसलिए वे अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आकाशदीप संस्कृत तत्सम शब्दों से अपलवित कहानी है, इसके बावजूद उनकी भाषा दुर्लभ नहीं है, उसमें प्रायः बीच बीच में वे अत्यंत सहज भाषा भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम क्या करोगी, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए, आपत्ति सूचक तुरैया बजने लगा। आकाशदीप के सारे पात्र एक ही भाषा बोलते हैं। यह अवश्य है कि उनकी मानसिकता के अनुरूप उनकी भाषा बदल जाती है। वस्तु वर्णन करते समय प्रसाद जी इस दबाव से मुक्त हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय होने का वर्णन करते हुए लिखते हैं। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। अपनी पीड़ा की गहराई का वर्णन करते हुए चंपा कहती है, इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक। इतनी जटिल भाषा के बावजूद प्रसाद जी की भाषा में कहानीपन का प्रवाह है। भाषा कहानी की कथा को रोकती नहीं, वरना उसके वातावरण को सजीव कर देती है और कहानी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोलते समय चंपा की भाषा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। बुद्धगुप्त, आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, प्रेम में वही भाषा अत्यंत कोमल बनी रहती है। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसे नया धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। उदासी और अकेलेपन में भाषा का वैसा ही रंग बना रहता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रसाद जी की कहानी में छायावादी कवि की ही काव्य भाषा है, उसे वे गद्य में बदलते नहीं। चंपा ने देखा तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। अतीत के सवपन लोक में विचरण करती हुई चंपा कहती है, जब हमारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण्य लाद कर हम लोग खुश सुखी जीवन बिताते थे, तो इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त जीवन विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे। यह दो अत्यंत निकटतम व्यक्तियों की भाषा है जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। आकाशदीप की यह भाषा अस्वाभाविक नहीं लगती, हालांकि उसमें छायावादी काव्य का रंग घुला मिला है। तो इस तरह हम सारांश पर आ चुके हैं। तो आपकी जो इकाई थी ये समाप्त हो चुकी है। इकाई 8, इकाई 7 और इकाई 8 हम दोनों इस वीडियो में पढ़ लिया। हम इकाई 9 वापसी उषा प्रेमंदई कहानी पर आ चुके हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।